Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. पास जो सवाल है उसमें हमें प्रूव करना है कि जो इस सर्किट का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा एफ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। जैसा कि हम सर्किट देख रहे हैं उसमें जो रेजिस्टेंस है और जो इंडक्टेंस है वो आपस में सीरीज में है और उनके पैरेलल में कैपेसिटेंस है और उस सर्किट को हमने सिंगल फेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी सर्किट को रेजोनेंट कंडीशन में होना चाहिए। तो रेजोनेंट कंडीशन में कब सर्किट होता है? जब उसका जो नेट इम्पीडेंस होता है सर्किट का प्योरली रेसिस्टिव हो जाए, यानी इस पूरे पार्ट का जो इम्पीडेंस की वैल्यू आई वो पूरा रियल पार्ट हो। ठीक है, तो हमने इसी डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे और सबसे पहले इसका हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालने से पहले हम देख लें कि जो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा और इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लिखते हैं XL इक्वल्स टू JωL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे हम लिख सकते हैं 1/jωC। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो हमने लिखा R प्लस JωL और इन दोनों के पैरेलल में कैपेसिटेंस है तो एक पैरेलल का साइन लगाया और माइनस J/ωC किया। अब आप सोच रहे हो कि ये माइनस J कहाँ से आया? माइनस J आया है कि हम XC को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/jωC से, फिर हमने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को J से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में J आया और डिनोमिनेटर में J² इंटू ωC आया। और जैसा कि आप जानते हैं कि J² जो होता है वो इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, तो इसलिए न्यूमरेटर में J आया और डिनोमिनेटर में -1 इंटू ωC आया। फिर वापस हमने -1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया -J/ωC। तो ये हमने इसलिए किया है ताकि हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें वो हमें आसानी हो। इसके लिए हमने J को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और जैसे भी अगर आप फ्यूचर में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको हम रियल बनाना है पूरा। तो उसके लिए जो भी J का पार्ट है उसको हम अब चाहिए कि वो न्यूमरेटर में जाके शिफ्ट हो सके। ठीक है, अब क्योंकि ये पैरेलल का इक्वेशन है, ठीक है, पैरेलल का सर्किट है, तो हम मान के लिए उसका एक फॉर्मूला दिया जाता है। वो होता है कि R1 अगर पैरेलल में है R2 से तो हम इस दोनों रेजिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में उसका एडिशन करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे किया है क्योंकि ये वाला ब्रांच जो RL वाला ब्रांच है वो पैरेलल है C ब्रांच के। तो हमने क्या किया R और L का सम कर दिया क्योंकि ये सीरीज में है और उनका पैरेलल में कैपेसिटेंस साथ ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया R प्लस JωL को मल्टीप्लाई कर दिया -J/ωC से और इन तीनों का हमने सम ले लिया। ठीक है, फिर क्या किया हमने कि न्यूमरेटर को भी ωC से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी ωC से मल्टीप्लाई किया। तो जब न्यूमरेटर को ωC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ωC कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ -J बच जाएगा और R प्लस JωL हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को जब हम ωC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये RωC हो जाएगा, यहाँ पे ω²LC हो जाएगा और ये -1 रह जाएगा। ठीक है, जैसा कि इस पूरे में आपको नजर आ रहा होगा ωL - JωR अपॉन RωC प्लस J इंटू ω²LC -1। अब दिक्कत ये हो गई कि जो डिनोमिनेटर में है वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट और हमें प्रूव करना है कि इमेजिनरी पार्ट को हमें 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर को हमें रियल बनाना है। तो उसको रियल कैसे बनाएं? तो हमने क्या किया कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस JB के फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस JB। ठीक है, तो उसी तरह मानिए चलिए कि यहाँ a रिप्रेजेंट कर रहा है RωC को और b रिप्रेजेंट कर रहा है ω²LC -1 को। तो हमने क्या किया न्यूमरेटर में भी उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी उसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर हमने पाया कि ओमेगा एल माइनस जे ओमेगा आर इंटू आर ओमेगा सी माइनस जे इंटू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। और डिनोमिनेटर में हमने क्या देखा कि ए प्लस जे बी, और अगर हम ए माइनस जे बी से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या है, यहाँ ए है आर ओमेगा सी, और यहाँ बी क्या है, यहाँ बी है ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी आर ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब मान चलिए कि ये सवाल थोड़ा इसमें आसान है क्योंकि इसमें बहुत कम क्वांटिटीज हैं। अगर फ्यूचर में क्या हो सकता है कि आपके पास ऐसे सवाल हों जिसमें कि आरएलसी काफ़ी सारे सर्किट्स आपस में जुड़े हों, उस केस में क्या होता है, ये इक्वेशंस काफ़ी लॉन्ग हो जाती हैं, तो उसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट करने काफ़ी मुश्किलें आती हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम साथ के साथ ही रियल पार्ट अलग करते रहते हैं और इमेजिनरी पार्ट हम अलग करते रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे ओमेगा एल इंटू आर ओमेगा सी आप करिएगा तो ये रियल पार्ट देगा। लेकिन अगर ओमेगा एल को इस क्वांटिटी यानी जे ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इमेजिनरी पार्ट देगा। ठीक है, तो यानी हमें सबसे पहले क्या करना है कि रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, यानी हम पहले ओमेगा एल को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले आर ओमेगा सी से, फिर हम जे आर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जे ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 से, क्योंकि ये जे स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा जिससे कि एक रियल पार्ट बन जाएगा। इसलिए वैसे ही हमने किया कि ओमेगा एल को पहले आर ओमेगा सी से मल्टीप्लाई किया तो इससे आ गया ओमेगा स्क्वायर आर एल सी आ गया। फिर हमने माइनस जे आर को माइनस जे इंटू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जे स्क्वायर होता है माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस होगा आपस में मल्टीप्लाई होके, लेकिन जे स्क्वायर का माइनस 1 था इसलिए रिजल्टेंट माइनस 1 ही रहेगा और ये आ जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। ठीक है, और वैसे ही हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए देखा कि इमेजिनरी पार्ट किस किस के मल्टीप्लाई से इमेजिनरी बन रहा है। तो हमने पहले माइनस जे आर को आर ओमेगा सी से मल्टीप्लाई किया और फिर ओमेगा एल को माइनस जे इंटू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने देखा कि ये वाला पार्ट इमेजिनरी वाला पार्ट आ गया कि आर स्क्वायर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, और डिनोमिनेटर में तो वही सेम रहा, वही रियल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं कि हमें फोकस में हमें क्या करना है कि रेजोनेंट करने के लिए हमें इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो जे के साथ जो भी मल्टीप्लाइंग टर्म होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो पूरा पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमें जीरो बनाना है। यानी इसमें ऐसे क्या क्वांटिटी हम रखें जिससे कि ये जीरो हो जाए, यानी हमें यही फाइंड करना है कि ओमेगा की कौन सी वैल्यू हो जिससे कि ये पूरा पार्ट जीरो हो जाए। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इस पूरे पार्ट को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें है कि डिनोमिनेटर वाला भी पार्ट है। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, अगर ये जीरो होता है यानी आपका इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाता है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब न्यूमरेटर पे हम फोकस करते हैं। न्यूमरेटर में हमारा क्या है, आर स्क्वायर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देख रहे हैं कि जो ओमेगा वाला पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, तो उसको हमने बाहर ले लिया और कॉमन लेके उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास बच गया आर स्क्वायर सी प्लस एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। अब क्या किया, इसको हमने RHS में ले गए हम। ठीक है, RHS में ले गए तो प्लस से माइनस हो जाएगा वो, इसलिए माइनस एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि अब मेन बात है कि हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना यानी ओमेगा को हमें LHS में ले जाना है। तो हमने LHS में ले गए, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी को हम LHS में ले गए तो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी इक्वल्स टू एल माइनस आर स्क्वायर सी। अब LHS और RHS को दोनों को एल स्क्वायर सी से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन एल स्क्वायर सी माइनस आर स्क्वायर सी अपॉन एल स्क्वायर सी। अब जब हमने यहाँ पहुंच गए, फिर हमें एक बार देखना हुआ क्वेश्चन में कि आखिर इनको प्रूफ क्या करना था। तो फिर हमने वापस गए हम कुछ सवाल पे, देखा कि ये 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर के फॉर्म में ही आना था, यानी जहाँ हम जैसा कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब इसका इन दोनों का LHS और RHS को हमने दोनों का क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो क्या आ गया, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर 1 अपॉन एल सी
माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जो ओमेगा जो होता है वो होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जो एफ जो होगा यहाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, न कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम फिर से रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2π इंटू रूट अंडर 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें इस सवाल में बस एक दो यही पॉइंट्स हैं कि जब हम इक्वेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम कैलकुलेशन आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें इमेजिनरी और रियल पार्ट को कैसे हम अलग कर रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ एक ट्रिक बताई है कि इसमें क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन के समय ही हम उसको सेपरेट करते हैं ताकि वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स ना हो। और दूसरी बात है कि इसमें जो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रूफ करने के बजाय इसमें कुछ वैल्यू पूछ देगा वो, ठीक है। तो वहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2πf में बहुत गलती होने के जो चांसेस हैं वो होता है कि f को हम 50 हर्ट्ज मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं है कि हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। धन्यवाद। And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.